तो प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था डाइंग डिक्लेरेशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ द प्रीवियस जजमेंट डिक्री ऑर्डर इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। तो बताइए व्हाट इज द रेलेवेंसी, अगर आपको कुछ पता हो कि प्रीवियस जजमेंट की क्या कोई रेलेवेंसी होती है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में। तो जी भाई जनरली कहा जाता है कि प्रीवियस जजमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। The reason behind this because every case has to be decided on its own. It has to be decided upon its own fact. जो उसके खुद के तथ्य हैं उस पर उसका डिसीजन होना है, उस पर डिसाइड किया जाना है, उस केस को निर्धारित किया जाना है उसके तथ्यों के बेस पर, ना कि किसी पिछले केस के तथ्यों पर। The reasoning behind this, the general principle says that in the subsequent proceeding, the previous judgment is not relevant. Just because every case has to be decided upon its own fact. Because every case carries its different facts. It may include the one fact relating to the other, but it is not necessary that it is compulsorily state the same facts as been in subsequent or has been in previous case। जरूरी नहीं कि जो प्रीवियस पहले वाले मामले में था वही सेम फैक्ट नेक्स्ट में हो। जनरली मना कर दिया क्योंकि कहा गया है कि खुद के फैक्ट पे किया जाता है, और कुछ मामले हैं जहां पर दिया गया है कि व्हेन इट मे बी रेलिवेंट। वो हम अभी बताएंगे कि कब रेलिवेंट होगा और कब रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, A has filed a case against B for a compensation against B of manufacturing a defective goods, and selling them to by advertisement being a goods and a goods of a nature which is very good। जो कि बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को कहा गया है कि वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। सपोज वो शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपने एडवर्टीजमेंट करा है कि ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल एकदम साफ पीस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है 6 महीने की गारंटी दी, आप गए वारंटी दी, आपने 1 महीना भी नहीं पहना कि उसका सॉल अलग हो गया शूज का। ए ने बी के अगेंस्ट कंपनसेशन सूट फाइल किया कि सर हमको कंपनसेशन दिलवाइए, इन्होंने जो है जो मार्केटिंग की है वो गलत है, जो इन्होंने कहा है जो वारंटी दी है वो गलत, उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन मिला, क्लियर है बात। अब अपॉन अनदर गुड्स विच ऑल्सो डिफेक्टिव बाय द सेम मैन्युफैक्चरर and C has filed a case against B for selling a trouser on the tag of टॉमी हिलफिगर और एनी अदर थिंग। चलो कोई और उसके नाम से बेच रहा है, कुछ कहते हैं कि इनका जो भी कलर है, जो फैब्रिक है, खराब नहीं होगी विद इन 6 मंथ। 2 मंथ्स के बाद फैब्रिक और कलर दोनों ही चले जाते हैं, फेड हो जाता है। अब यहाँ पर सी कहता है कि सर क्योंकि पिछले केस में ए को कंपनसेशन दिया गया था, आप हमको भी दिलवाइए। वेदर द जजमेंट ऑफ द ए अगेंस्ट बी मे बी रेलिवेंट इन द केस ऑफ सी एंड बी। नहीं भाई नो नहीं सर। होगा। नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग चीजें, यही बस बताना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जजमेंट के फैक्ट ये है, दे हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन द मेरिट ऑफ द वेरी फैक्ट, मेरिट ऑफ द केस।
in which there are the possibilities of the different facts. अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजें आ सकते हैं, अलग एविडेंस हो सकता है, अलग बर्डन ऑफ प्रूफ वो लाई करेगा, तो यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। लेकिन देर इज अ सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रीवियस जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री में बी रेलिवेंट। रेलिवेंट हो सकता है सेक्शन 34, 35 एंड 36 में। इनके अलावा प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट नहीं होगा unless they are related to fact in issue और relevant fact। सेक्शन 37 बताइए। Section 37. Judgments, etc., other than those mentioned in 34, 35, 36, when relevant. Judgment or orders or decrees, other than those mentioned in Section 34, 35, and 36, are irrelevant unless the existence of such a judgment, order, or decree is a fact in issue or is relevant fact under some other provisions of this अधिनियम। समझ रहे हैं आप? देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अदर देन, इसके सिवाय, किसके सिवाय? दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35, 36, जो कि 35, 36, 30, 35, 34, 35, 36 में दिया गया, इनके अलावा रेलिवेंट होगा। लेकिन अनलेस, जब तक कि वो उनका एग्जिस्टेंस ऐसे जजमेंट का, डिक्री का और ऑर्डर का जो एग्जिस्टेंस है वो रिलेटेड ना हो किससे? फैक्ट इन इश्यू से, रेलिवेंट फैक्ट के किसी एनी अदर प्रोविजन में। वही हम जो पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। हो सकता है कि अगर कहीं और रेलिवेंट है तो उसके लिए मनाही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Here also the previous judgment is relevant under section 34, 35 and 37, 36 unless the existence of such judgment, decree, order is a fact in issue, relevant fact in some other provision of this अधिनियम। इस अधिनियम के किसी और प्रोविजन में अगर वो रेलिवेंट है तो दे आर ऑल्सो रेलिवेंट। ठीक है। जो जजमेंट रेलिवेंट होंगे वो सेक्शन 34 में दिया गया है, वो 35 में दिया गया है, 36 में, इसके अलावा रेलिवेंट नहीं होगा। तो व्हेन प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 34। The previous judgment is relevant under section 34. The previous judgment, decree, order is relevant under section 35, 36, 34, 35। अब आ जाइए सेक्शन 34, बताइए क्या कहता है। सेक्शन 34, सेक्शन 35 पढ़ना है ना? 34। Section 34. The existence of any judgment, order, or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। तो क्या 34 के ऊपर कुछ और नहीं लिखा हुआ था क्या? यही लिखा था, डायरेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर। पूरा पढ़ा कीजिए। देखिए सेक्शन 34, प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। the existence of the existence of judgment, decree or order is relevant to bar a further suit, further suit or trial when it has been decided between both the same parties, where any suit has been decided between the same parties upon the same fact, same cause of action, same title, then such judgment, decree or order is relevant in the subsequent suit as res judicata। एज रेस जुडिकाटा ऐसा जो जजमेंट होगा, ऐसा जो डिक्री होगी, ऐसी जो ऑर्डर होगा, वो रेलिवेंट होगा वेयर द सूट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन सेम टाइटल एंड सेम फैक्ट इन इशू। क्लियर है बात? और अब इन सेम ट्रायल or trial where a case where the proceeding has been decided
either in the form of acquittal or conviction between the same parties, then such previous judgment is relevant in the subsequent proceeding as a rule of double jeopardy. क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए is tried for committing a murder of B, and B has been convicted for murder of B for a लाइफ के लिए कन्विक्शन हो गया. अब लाइफ को जो है कम्यूट करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 14 साल के बाद उनको रिहा कर दिया बी को. अगेन ए हैज फाइल अ केस अगेंस्ट बी कि सर इन्होंने, ए की जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने केस फाइल किया, सर इन्होंने तो एक मर्डर किया था, अब इनके अगेंस्ट दूसरी एफआईआर कीजिए. कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा नहीं, द पर्सन have been already convicted in the same case. Therefore, the judgment in the previous case is relevant in subsequent case or proceeding. Clear है बात? Yes or no? चलिए चलिए आगे पढ़िए. Section 35. Relevancy of certain judgments in probate. नहीं, एक बार पढ़िए, थोड़ा सा तब समझ आएगा ना. दोबारा जी, वही सेक्शन 35 भी पढ़ना है ना. 34. अच्छा, सेक्शन 34. Previous judgments when relevant to bar a second suit or trial. The existence of any judgment, order, or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact. When the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. समझ रहे हैं आप? जहां पर उनको देखिए पावर थी, लेकिन क्यों बार किया गया कि दे कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद द केस because the case has already been decided between the same parties, because in the same proceeding or the trial the person has already been, the case has already been pronounced, जजमेंट आ गया है. तो ऐसे मामलों में कोर्ट को बार कर दिया जाएगा. तो क्या हुआ? The previous judgment is relevant in case of where the case has already been decided between the same parties in civil cases and where the case has already been pronounced in the same proceeding, in the previous proceeding against the same parties. ठीक है, अंडर सेक्शन 34. अब देखिए, in the eye of law there are two type of judgment. दो तरीके के जजमेंट होते हैं, जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम. सुना ये वर्ड? जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सोनम. जजमेंट इन रैम means when any judgment has been pronounced by the court which having been an effect which is relevant not only against a particular person but against a world at large. It shall not be denied. For example, a person has been declared by the court of competent jurisdiction as insolvent. ए है एक कंपनी है ए, उसके ऑनर हैं एज कंपनी, ए है उसकी एक कंपनी है. ए हैज बीन बर्डन विद लोन, बहुत सारा डेट था उनके ऊपर, एंड ही वाज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज डेट एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट. अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं. भाई अपने आप से दिवालिया घोषित होके तो कोई नहीं माना जाता कि वो दिवालिया हो गया. सब चाहते हैं कि हम दिवालिया
घोषित करे और फिर उसके बाद दूसरा बिजनेस कर ले। लेकिन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में केस चला, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि यस ही डज नॉट हैव अ सफिशिएंट एसेट्स और मींस टू डिस्चार्ज हिज डेट। अगर इस तरीके का कोई डेट है उसको वो डिस्चार्ज नहीं कर पाया, तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। अब कितनी भी कंपनीज का उसके ऊपर पैसा हो, एक्स वाई जेड, और वो कहे वी आर नॉट कंसिडरिंग यू एज इंसॉल्वेंट, it he shall be considered as insolvent against all, not against particular person। दो भैया ए की एक कंपनी थी, एक्स ने किस किया था, एक्स के उसमें जजमेंट आया कि ही इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अब सपोज करिए कि पी वाई क्यू, इनके भी पैसे चाहिए थे पी वाई क्यू के। अब ये नहीं कहेंगे कि हम अलग केस लेके आएंगे। इट इज द जजमेंट विच हैज बीन pronounced in favor or which has been pronounced in case of the X, it shall be relevant also in case of PYQ। क्लियर है ये क्यों रेलिवेंट है? बताइए जल्दी से। जी भाई। सबको क्लियर है? शगुन, सब ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है जजमेंट इन पर्सोनम। क्या होता है जजमेंट इन पर्सोनम हारिस? अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब वेयर जिसका जिसका इन्फोर्समेंट अ कोई पर्टिकुलर पर्सन। where a court has pronounced a judgment or decree an order against a particular person, against a particular person upon a specific matter। For example, A has filed a case against B for defaming him। ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया कि बी ने उनको डिफेम किया है। तो डिफॉर्मेशन में जो भी पेनल्टी मिलेगी, जो भी डैमेजेस मिलेंगे, वो किसके अगेंस्ट मिलेंगे? बी के। और बस वो वहीं तक रेलिवेंट है। अब सपोज करिए कि बी, अब सी भी कहते हैं कि सर इन्होंने हमें भी डिफेम किया है, उतना ही अमाउंट ऑफ डैमेजेस हमें भी दीजिए जितना के ए को मिला है। तो इज इट पॉसिबल? नहीं भाई। क्यों? बिकॉज सच जजमेंट इज अ जजमेंट इन पर्सोनम। लिखिए किस किस मैटर में, लाइक टॉर्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन मामलों में दीज आर द केसेस विच आर रिलेटिंग टू अ जजमेंट इन पर्सोनम। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या बात चल रही है? जी भाई आ रहा है। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट है? जनरली नहीं है। क्यों नहीं रेलिवेंट है, समझ आया कि नहीं? उसके बाद हमने एक सेक्शन से प्रूफ दिया कि बस इन इनमें रेलिवेंट, उसके अलावा नहीं है अगर वो जो है फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो किसी और अदर प्रोविजन में। क्लियर? अब हमने पढ़ा सेक्शन 34। अब आ जाइए सेक्शन 35 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए कब और रेलिवेंट, अब हम बात कर रहे हैं जजमेंट की थी, अब जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। अगर सपोज कीजिए किसी मैटर में, किसी मामले में कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो डिक्लेयर करता है या किसी पर्सन को एंटाइटल करता है, किसी लीगल, अंडरलाइन कीजिएगा, लिखा हुआ है किसी लीगल कैरेक्टर के लिए, किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल करता है, कन्फर करता है या टेक अवे करता है कोई लीगल कैरेक्टर, तो ऐसा जजमेंट, ऐसा ऑर्डर, ऐसी डिक्री जो है रेलिवेंट होगी नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन, अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही नहीं होगी, सबके खिलाफ होगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं, इट हैज नॉट बीन मेड अगेंस्ट मी, इट इज रेलिवेंट एज होल। तो इसी को इट इज लाइक अ जजमेंट इन रैम।
where a judgment has been pronounced in the jurisdiction of probate, matrimonial, admiralty, or insolvency. Where in four jurisdiction the court has pronounced a judgment which confers or takes away any legal character of any person. Such judgment, decree, thus existence of such decree, judgment, or order is relevant against whole world, not a particular person. Clear है बात? जी भाई. For example, A A has filed a case against B. B is denying whether a will is genuine or not. ये केस मामला आता है कि एक विल बनाता है, एक विल है, विल की जुरिस्डिक्शन है, एक डिसीज पर्सन ने विल बनाई, उस विल की जेन्युइननेस जाननी है कि वेदर अ विल इज जेन्युइन और नॉट. हम चलो ए बी पे नहीं जाते. वेदर अ विल मेड बाय अ डिसीज इज genuine or not. The court under the Indian Succession Act or under any personal law upheld the validity of the will, then such will shall be relevant against all person, not only against some. Clear है बात? That is known as probate jurisdiction. पहली जो jurisdiction है वो probate jurisdiction है. पढ़िए जरा तो आगे समझ आएगा. Section 35. Relevancy of certain judgments in probate etc. jurisdiction. First, 1. A final judgment, order, or decree of a competent court or tribunal in the exercise of probate, matrimonial, admiralty, or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specific as against any specified person, but absolutely is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to anything such thing is relevant. ठीक है ना? का अब समझ आया कह रहा है कि कोई भी पर्सन का कोई भी फाइनल जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो एग्जिस्टेंस में है, जो कन्फर्स करता है या टेक अवे करता है किसी लीगल कैरेक्टर को, किसी लीगल कैरेक्टर को, या डिक्लेयर करता है कोई पर्सन एंटाइटल्ड है किसी स्पेसिफाइड स्पेसिफिक थिंग का, देन सच सच कैरेक्टर, सच थिंग इज रेलिवेंट अगेंस्ट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन बट अगेंस्ट ऑल वर्ल्ड. सभी के अगेंस्ट वो जो है रेलिवेंट होगी, ना कि स्पेसिफाइड पर्सन. अगर आपको याद हो तो सेक्शन 34 ऑफ एसआरए डिक्लेरेटरी सूट लेके आते हैं हम. डिक्लेरेटरी सूट, डिक्लेरेशन करते हैं वहां पर, अगर याद आया हो थोड़ा. जिन्होंने एसआरए पढ़ा था उनको याद होना चाहिए. डिक्लेरेशन, वहां भी डिक्लेरेशन के लिए सूट लाया जाता है ऑफ लीगल कैरेक्टर, जहां पर कोई रेमेडी ना हो किसी के पास. हम सेक्शन 34 एसआरए बता रहे हैं. वेयर अ पर्सन, वेयर अ प्लेंटिफ डज नॉट हैव एनी रेमेडी, does not have any remedy which he can take, then he can move to the court to declare himself to be a legal, declare his character, like उस एंटाइटल, उसका टाइटल डिक्लेयर करा दे, उसका लीगल कैरेक्टर डिक्लेयर करा दे. तो यहां पर भी वही बात कह रहा है कि अगर किसी जुरिस्डिक्शन में इस तरीके के कैरेक्टर को डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो प्रोबेट जुरिस्डिक्शन हो, चाहे चाहे मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन हो, चाहे एडमर्लिटी जुरिस्डिक्शन हो, चाहे इंसोल्वेंसी जुरिस्डिक्शन हो, अगर या कन्फर्स किया गया है या टेक अवे किया गया है उस लीगल कैरेक्टर को, जो कोर्ट ने इस जुरिस्डिक्शन में कहा है वो फाइनल है, कंक्लूसिव है अगेंस्ट होल वर्ल्ड. क्लियर है बात? जी भाई.
पढ़िए जरा। अब लिखे, प्रोबेट जुरिडिक्शन समझ में आया था, क्या था प्रोबेट? जी विल वाला। विल वाला। अब आ जाइए मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन में आइए। देखिए, सपोज वेयर any judgment has been pronounced by the court of competent jurisdiction or relating to the divorce under the Indian Divorce Act। इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंडर जो है, इन एक एक ही जो डिवोर्स है उसको जो है कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब कोर्ट ने जो है एक डिक्री पास की, डिवोर्स डिक्री, ठीक है, और उसमें जो है ऑर्डर पास किया कि यस, ए को जो है डिवोर्स हो गई है। नाउ spouse, other spouse cannot claim that the divorce has not been done, divorce has not been taken in effect। नहीं कह सकते, ये तो ऐसी जगह से पास हो गई है, ये तो उस कोर्ट ने पास कर दी जिसकी जुरिस्डिक्शन में मामला था। मैट्रिमोनियल में जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन थी, जिस एक्ट के अंडर डिवोर्स की डिक्री पास की गई है, वो डिवोर्स ना खाली उस पार्टी के अगेंस्ट, बल्कि जो उसके अगेंस्ट हो, जिसको मना करते हो कि डिवोर्स नहीं हुआ, वो उन सब के अगेंस्ट जो है रेलिवेंट होगी। और रेलिवेंट नहीं होगी खाली, कंक्लूसिव प्रूफ है। व्हेन अ पर्सन इज डिनाइंग एनी टाइटल विच आर कन्फरिंग बाय सच existence of judgment, decree or order, or taking away such legal character etc। क्लियर है बात? लिख लीजिए। अ कोर्ट ऑफ मैट्रिमोनियल jurisdiction means, a court of matrimonial jurisdiction means a court having jurisdiction to decide, having jurisdiction to decide matrimonial causes cases, matrimonial cases under Indian Divorce Act, under Indian Divorce Act, comma, Indian Christian Marriage Act, Indian Christian Marriage Act, comma, Parsi Marriage and Divorce Act, comma, Hindu Marriage Succession Adoption Maintenance Guardianship Act। लिख लेना वो वाले चारों। स्पेशल मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। when final decree, judgment, when the final decree, judgment and order has been passed by the court of competent jurisdiction under any of the above mentioned act, any of the above mentioned act, which confers or takes away any legal character, is relevant। क्लियर है बात? समझ आ रहा है ना क्या बात चल रही है? जी भाई।
सभी को। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन। एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन, देखिए एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन का मतलब हुआ वेयर एनी कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग ए जुरिस्डिक्शन इन इन द केसेस ऑफ द शिपिंग, और कोई जो है पायरेसी वगैरह हुई, तो कोई भी जजमेंट, व्हेन अ जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय सच कोर्ट व्हिच इज हैविंग अ jurisdiction, whether whether there have been a case of the piracy, such judgment is the existence of such judgment decree order is relevant। ठीक है। एंड लास्ट, इंसॉल्वेंसी jurisdiction। इंसॉल्वेंसी jurisdiction लिखिए। इंसॉल्वेंसी jurisdiction means court, insolvency jurisdiction means exercising, court exercising power under the presidency town insolvency act, under the presidency town insolvency act 1909 and provincial insolvency act 1920 is relevant when such judgment, decree or order, such final लिख लेना, such final decree, judgment or order confers or takes away any legal character of any person not against a specific person but against public at large, but against public at large। देखिए फॉर एग्जांपल, हमने अभी बैंक वाली बात आपको वो इंसॉल्वेंसी बताई कि ए हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction एज एन इंसॉल्वेंट, then no one can come and denying the insolvency of such person and stated that we are not accepting A has been declared as insolvent. No, when the court of competent jurisdiction has been declared him as an insolvent, and after satisfying all the conditions which are necessary for declaring any judgment debtor as insolvent, then such judgment is relevant against a public at large, not against a particular person। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी भाई। देखिए ये बात समझ में है कि नहीं? ये जो ये सेक्शन से थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है, सेक्शन 34 35 बहुत टेक्निकल है। आप जो है इनको बहुत से लोग बस बता के छुड़वा के चलने की कोशिश करते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये बात क्या करता है, किस चीज की बात करता है। तो बताइए आपको समझ आई यहाँ तक की बात क्या हुई? ठीक है सर जी। सर ये प्रोबेट जुरिस्डिक्शन मेरे समझ नहीं आया। प्रोबेट जुरिडिक्शन में कहा गया है कि जहां पर विल की बात की गई है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में देर इज अ केस रिलेटिंग टू अ विल की
किसी पर्सन की विल है उस पर केस है कि वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट. That if a will has been declared under Indian Succession Act as genuine, it shall be genuine against not a particular person who is denying the genuineness of a will, but against public at large. Clear है बात? Yes, sir. Next, 36. Section 36. Relevancy and effect of judgments, orders, or decrees other than those mentioned in Section 35. Judgments, orders, or decrees other than those mentioned in Section 35 are relevant if they relate to if they relate to matters of public nature relevant to the inquiry. But such judgments, orders, or decrees are not conclusive proof of that which they state. देखिएगा क्या कह रहा है कि जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35, जो कि सेक्शन 35 से अलग कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो दिया गया है वो रेलिवेंट है इफ दे रिलेट्स टू अ मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर. इफ अगर कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू है वो पब्लिक नेचर का मैटर है, तो ऐसे जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो सेक्शन 35 से अलग है वो रेलिवेंट होगी टू द इंक्वायरी. बट लेकिन ऐसा जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा. इट शैल नॉट बी कंक्लूसिव प्रूफ. फॉर एग्जाम्पल, ए sues B फॉर ट्रेसपासिंग हिज लैंड. ए सू करता है बी को कि आपने जो है इस लैंड पर ट्रेसपास किया है. बी कहता है सर इट इज अ पब्लिक लैंड, ये पब्लिक लैंड है और सर ये इस पर सब चलते हैं. एवरीवन हैविंग अ कस्टमरी राइट अपॉन सच लैंड. ए डिनाइज द असर्शन मेड बाय बी. ये मना करता है नहीं सर ये पब्लिक लैंड नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल लैंड है, इसके ऊपर इन्होंने रास्ता बना लिया है. कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में असर्शन होता है. अब कोर्ट को जो है बी इस बात पर सेटिस्फाई कर देता है कि पब्लिक लैंड है. कोर्ट कहती है यस इट्स पब्लिक लैंड और उसके ऊपर बी को रास्ता मिल जाता है. अब सी के ऊपर भी ए जो है ट्रेस पासिंग का केस करता है कि सर ए सी इज ट्रेस पासिंग. सी कहते हैं कि सर जो बी के फेवर में डिसीजन किया गया वो तो मेरे भी लिए फिट बैठता है. देखिए रेलिवेंट तो है, पब्लिक नेचर का है. सी जो जो बी का मैटर था ए के अगेंस्ट वो सी को रेलिवेंट है, बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. यहां पर सी को प्रूव करना पड़ेगा. इट इज रेलिवेंट बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. इलिस्ट्रेशन पढ़िए. Illustration. A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of public right of way over the land, which A denies. The existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land, in which C alleged that the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof that that the right of way exists. क्लियर है बात? यस जी नो? भाई, जी क्लियर है. देखिए याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी. तो हमने जो पढ़ा सेक्शन पहले में हम बात करें सेक्शन 34, तो 34 में जो बार किया गया है when previous judgment is relevant when previous judgment bar a subsequent suit or proceeding, एक लाइन में. दूसरा 35 कहता है कि the existence of the judgment, previous judgment is relevant in any other case when it has been pronounced in some jurisdiction. कुछ पर्टिकुलर jurisdiction में अगर वो प्रोनाउंस किए गए हैं, वो पब्लिक एट लार्ज जो है
कंक्लूसिव प्रूफ है, प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल में, एडमार्लिटी में, इंसॉल्वेंसी में, इन चार और कह रहा है कि अगर कोई सेक्शन 35 से अलग कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर पास किया गया है तो भी वो रेलिवेंट होगा अगर वो पब्लिक नेचर का है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। क्लियर है? 38 आ जाइए। सेक्शन सेक्शन 38 38 Section 30, fraud or collusion in obtaining a judgment or incompetency of a court may be proved. Any party to a suit, any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order, or decree which is relevant under Section 34, 35, or 36, and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion. देखिए, ये अभी तक तो हम कह रहे थे कि जो भी दिया गया है सेक्शन 34, 35, 30 वो रेलिवेंट है, लेकिन अगर पार्टी जो या थर्ड पर्सन ये प्रूव कर दे, जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है या एडवर्स पार्टी ये प्रूव कर दे कि सर जो भी जजमेंट है, पहली बात तो इट हैज नॉट बीन गिवन बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन से नहीं दिया गया, ये दूसरा ये ऑब्टेन्ड किया, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ने दिया है लेकिन इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिशन, देन ऐसा जजमेंट रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? जी भाई। तो प्रीवियस जजमेंट कब रेलिवेंट होगा, कब रेलिवेंट नहीं होगा, ये टॉपिक हमने अपना पढ़ा, देखा, समझा। ठीक है, पढ़ना तो वैसे आज ही है हमको, लेकिन इसे कल के ऊपर हम मुलतवी करते हैं। टॉपिक हम पढ़ेंगे ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा, कल का, क्योंकि उसको हम पूरा कवर अप करेंगे। क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट।